फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हल करने वाले हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम विश्लेषण करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण जो समय था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके साथ साथ संविधान के निर्माण में दोस्तों लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भी आया था। इसके साथ दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। जिस समिति ने संविधान का निर्माण किया उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों जो कि प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं पॉइंट्स से दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न आने वाले हैं और आप इन पॉइंट्स को जो हम बीच बीच में प्रश्नों के हल करने वाले हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था प्रारूप समिति, और उसी समिति ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतर भारत के संविधान का निर्माण किया। इसीलिए भारत का जो संविधान दिवस है वह 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वहीं पर देखा जाए तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। जो भारत का संविधान है वही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा संविधान किसी भी देश का संविधान नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों भारत के संविधान से संबंधित। दोस्तों, संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह होते हैं दोस्तों जो एक कानून की किताब की तरह एक किताब में इनको कानूनों को पिरोया गया है। यानी कि लिखित संविधान एक पुस्तक रूप में है, जैसे भारत का संविधान है और अमेरिका का संविधान है। लेकिन वहीं पर कुछ संविधान ऐसे हैं जो लिखित रूप में पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं हैं, उनको अलिखित संविधान कहा जाता है। और ब्रिटेन का संविधान दोस्तों अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में कोई पुस्तक के रूप में संविधान का निर्माण नहीं किया गया, यानी इनका संकलन नहीं किया गया है। तो संविधानों को आप याद रखिए, 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। वर्तमान में भारतीय संविधान में दोस्तों देखा जाए तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। वहीं पर 470 अनुच्छेद के साथ साथ भारत के संविधान में प्रस्तावना भी है। दोस्तों, कमेंट में लिख करके आइए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, तो आपको बताना है कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है वह किस पर आधारित है। कमेंट में लिखकर इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सो फ्रेंड्स, मूलतः संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूलतः संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को हमने जब संविधान को
अधिग्रहित किया था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, भारतीय संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण है? कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में प्रश्न आ जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके विस्तृत होने के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों भौगोलिक कारण। भारत क्या है, एक बहुत विस्तार वाला देश है और भारत में आपने पढ़ा होगा विविधता पाई जाती है। भारत में क्या है, विविधता है। भौगोलिक विस्तार में देखा जाए तो दोस्तों भारत में कुल वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत बड़ा है। 32,287 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि एकल संविधान है। बहुत से देशों में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है, लेकिन दोस्तों हमारे प्यारे भारत में क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, यानी एकल संविधान है। दूसरा, संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था दोस्तों, इसीलिए यह माना जाता है कि संविधान का जो विस्तार है वह विश्व में सबसे बड़ा हो गया। ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारणों में यह कहा जाता है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उसमें ज़्यादातर जो प्रावधान है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह जो 4 कारण है भारतीय संविधान के बहुत विस्तृत होने के यह जो 4 कारण हैं इनको आप याद रखिए। पहला कारण भौगोलिक कारण, दूसरा एकल संविधान, तीसरा संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, चौथा ऐतिहासिक कारण जिसमें क्या है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव है। भारतीय संविधान में दोस्तों एक और कारण है कि भारतीय संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि आप देखेंगे तो इसमें विस्तृत रूप में क्या है प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह भी संविधान को बहुत ज़्यादा विस्तृतता प्रदान करता है। तो यह कारण है भारतीय संविधान के विस्तृत होने के। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान जनक जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वह विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद हुआ है। और पहले ही मैंने बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के संविधानों को छानने के बाद हुआ है। और दोस्तों यह गलत अवधारणा है कि भारतीय संविधान को दूसरे संविधानों से कॉपी किया गया है। यह गलत अवधारणा है। भारतीय संविधान का जो निर्माण है वह विभिन्न संविधानों को छानने के, यानी कि विभिन्न जो संविधान थे, देशों के संविधान थे, उनको उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकते थे, जो भारत के हित में हो सकते थे, उनको सतर्कता पूर्वक भारत के संविधान में लिया गया है, कॉपी नहीं किया गया है। इसको आप याद रखिए। और दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों को, संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत, हमने लगभग 60 देशों के संविधानों को छाना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको इस स्लाइड में पता चलने वाला है कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख प्रावधान है वे कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों हमारे जो संविधान का जो ढांचा है, हमारे संविधान का जो ढांचा है वह दोस्तों लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। हमारे संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है, हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया है दोस्तों, वह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका देश से लिया है। तीसरा है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, और दोस्तों इनको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में निर्मित करते हैं। दूसरा दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। वहीं पर कुछ
आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ प्रावधान हैं जिनको हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। जर्मनी के संविधान से मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो कि मूलतः संविधान में नहीं थे, लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया। और यह जो मौलिक कर्तव्य थे रूस के संविधान से लिए गए। भारत में संसदीय व्यवस्था दोस्तों, भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। तो यह जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमने विभिन्न देशों से लिए हैं, इनको आप याद रखिए। इन्हीं से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने अपने संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का सिद्धांत लिया है। कैबिनेट सरकार का जो हमारे संविधान में व्याख्या है वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। और संसदीय सरकार व्यवस्था, यह तीनों ही दोस्तों, यह तीनों ही हमने कहाँ से लिया है? यह तीनों ही हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संविधान से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान अनम्य संविधान है, यह कथन सत्य है या असत्य है? दोस्तों दूसरा कथन है भारतीय संविधान नम्य संविधान है। पहले यह जान लीजिए दोस्तों नम्य और अनम्य संविधान क्या होते हैं। दोस्तों अनम्य संविधान वह होता है जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, जिसमें संविधान संशोधन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वह अनम्य संविधान होते हैं। और नम्य संविधान वह होते हैं जिनमें आसानी से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों यह दोनों ही कथन असत्य हैं भारत के संबंध में। तीसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन सत्य इसलिए है कि भारत का जो संविधान है वह नम्य और अनम्य का मिश्रण है। भारत के संविधान में संशोधन कुछ प्रावधान नम्य यानी कि साधारण प्रक्रिया से संशोधित किए जाते हैं, कुछ प्रावधान है वह जो विशेष प्रक्रिया उनके लिए अपनाई जाती है। तो भारत का जो संविधान है वह नम्य और अनम्य दोनों का ही मिश्रण है। इस वीडियो में हम इस स्लाइड में हम जानेंगे दोस्तों कि नम्य और अनम्यता की दृष्टि से दो प्रकार के संविधान होते हैं। नम्य संविधान दोस्तों लचीला होता है या नम्य संविधान कहलाता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसा किसी आम कानून के निर्माण की। तो नम्य संविधान जो होता है दोस्तों वह बहुत ही लचीला होता है और जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी वही है जो किसी आम कानून के निर्माण की है। और जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान है वह बहुत लचीला संविधान है, बहुत नम्य संविधान है। दूसरा है दोस्तों अनम्य संविधान। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसा कि अमेरिका का संविधान है दोस्तों। अमेरिका का संविधान बहुत जटिल है, बहुत कठोर है। इसमें संविधान संशोधन वैसा नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में होता है कि आम कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपना करके ही संविधान संशोधन किया जा सके, ऐसा कतई नहीं है। अनम्य संविधान बहुत कठोर संविधान होते हैं, उनमें संशोधन करने के लिए बहुत विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। वहीं पर भारत के लिए देखा जाए तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। अब आगे जानेंगे कैसे दोस्तों। इसलिए भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है, क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, यह दोस्तों होता है विशेष बहुमत। और संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत तो चाहिए ही होता है, साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। तो दोस्तों पहला जो प्रावधान है वह लचीले संविधान संशोधन का है कि इसमें विशेष बहुमत के द्वारा आप संविधान संशोधन कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रावधान है कि संविधान संशोधन के लिए आपको विशेष बहुमत भी चाहिए और उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन भी कराना पड़ता है। तो यह कठोर संविधान का लक्षण है, कठोर संविधान। इसमें यानी कि यह प्रक्रिया जटिल है और यह प्रक्रिया जो विशेष बहुमत वाली है यह सरल है। तो भारत को जो संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों का ही मिश्रण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारा संविधान का 368वां संविधान अनुच्छेद जो है वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दोस्तों किस देश के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। इसको आप याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। भारतीय संविधान में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान संशोधन कर सके। भारत के संविधान में केवल संसद किससे मिलकर के बनी है दोस्तों? कमेंट में लिख करके बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसद किस किस से मिलकर बनी है या फिर संसद के अंग कौन से हैं? आप कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताएं। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राज्यों की विधानसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं। संसद संविधान की मूल संरचना को भी नहीं बदल सकती है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वह है 368। भारतीय संविधान में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। राज्यों की विधानसभा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकता है। संसद संविधान की क्या बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय जो संविधान है वह भारत में एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय सरकार का प्रावधान भारत के लिए करता है। भारत में क्या है? एकात्मकता की तरफ झुकाव है और साथ में वह जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार का क्या? एकात्मकता की तरफ झुकाव है। दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय सरकार के क्या लक्षण हैं? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय जो संविधान में संघीय सरकार के कौन से लक्षण हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय सरकार के लक्षण हैं। 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य क्या है? शक्तियों का विभाजन है। और संघीय सरकार का तीसरा लक्षण है कि भारत में क्या है? लिखित संविधान है और संविधान की ही सर्वोच्चता है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों। संसद का एक और अंग है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा अंग आप कमेंट में लिख करके बताएं। स्वतंत्र न्यायपालिका है और संविधान की कठोरता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों भारतीय संविधान के एकात्मक और गैर संघीय लक्षण कौन से हैं? कि एकल संविधान है, यह एक एकात्मक लक्षण है। एकल नागरिकता है दोस्तों, भारत में एक ही नागरिकता है, वो भी इंडियन नागरिकता। कुछ देशों में जैसे अमेरिका में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने देश का भी नागरिक होता है और राज्य की भी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। यह एकात्मकता का लक्षण है। एक सशक्त केंद्र है दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है, संविधान का लचीलापन है। यह कौन से लक्षण हैं? भारत के कौन से? एकात्मक सरकार के लक्षण हैं। तो दोस्तों भारत एक संघीय सरकार वाला देश है लेकिन एकात्मकता की तरफ झुकाव है इसका। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स, जिनको दोस्तों किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से हमने अपने देश में मौलिक अधिकारों को लिया है। संविधान के भाग 3 में दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और इसी संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से लिया गया है या फिर किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से
लिया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मूलतः जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया, जब मूलतः संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय हमारे संविधान में कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। और दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अब एक इसको क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के भाग 3 में जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे संविधान में कितने कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, लेकिन मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार अभी मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और दोस्तों जो मूल अधिकार है उनका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना या फिर उसकी प्रोत्साहन करना। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वह न्यायोचित मौलिक अधिकार है, यानी इन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर समाप्त होते हैं, लेकिन उनमें से 2 मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह पॉइंट है कि 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से अनुच्छेद जो 20 और 21 में हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सभी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं अपने आप, लेकिन जो 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं इन दोनों को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसको आप याद रखिए। भारतीय संविधान में सरकार की किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में किसका संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और दोस्तों यह हमने अपने संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यह जो प्रावधान है संसदीय प्रणाली का वह ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहले ही मैंने बताया दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को हमने अपने देश में अपनाया है। दोस्तों अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों हमारी जो संसदीय प्रणाली है सरकार की उसके बारे में। दोस्तों अमेरिका में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है। यह भी आप याद रखिए, एग्जाम्स में आया हुआ है कई बार क्वेश्चन कि अमेरिका में सरकार की कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, यानी संसद को संप्रभुता है। दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देख लेते हैं। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। अब जैसे भारत में दोस्तों लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में जो बहुमत दल वाला होगा उसी की सत्ता होगी और बहुमत दल वाले नेता को ही भारत का पीएम बनाया जाएगा। भारत का क्या पीएम बनाया जाएगा। और इस संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। जैसे कि आप भारत में देख रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की सरकार में प्रभुत्व है क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। निचले सदन का विघटन होता है। तो भारत की संसद का कौन सा निचला सदन है? लोकसभा। और लोकसभा का विघटन होता है, इसीलिए लोकसभा के 2024 में क्या चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। इसको भी आप याद रखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसीलिए उसके चुनाव हो रहे हैं। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता बहुमत दल की क्या होती है? सत्ता होती है। प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। दोस्तों जो मंत्री होते हैं वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के सदस्य भी होते हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। दोस्तों जो
मंत्री होते हैं, जो कार्यपालिका होती है, वह लोकसभा के प्रति क्या है, मंत्रिपरिषद जिसको कहते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, संयुक्त रूप से जवाबदेही है, संयुक्त रूप से जवाबदेह है दोस्तों। अलग अलग मंत्रियों की अलग अलग जवाबदेही नहीं होती है। यह हमारे संसदीय सरकार की विशेषता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के देश के संविधान से। और दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वह स्पेन के संविधान से लिए गए हैं। हमने अपने भारत में लिया है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से, लेकिन आयरलैंड के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे वह स्पेन के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है और इनका यह आशय है कि जब भी राज्य कोई भी नीति बनाएगा उस समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो उद्देश्य है वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इनको आप याद रखिए। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। देश की जिम्मेदारी की कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। भारत की जो सरकार है वह जब भी कानून का निर्माण करेगी तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक सिद्धांत, दूसरे हैं गांधीवादी, तीसरे हैं बौद्धिक सिद्धांत। और दोस्तों इनका उद्देश्य है भारत को एक कल्याण राज्य के रूप में स्थापित करना, ना कि पुलिस राज्य के रूप में। जैसे कि ब्रिटेन जब भारत में थे ब्रिटिश, तब उन्होंने भारत को क्या एक पुलिस राज्य बना के रखा था। तो भारत को एक क्या कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका तंत्र है? तो फ्रेंड्स हमारा जो न्यायपालिका तंत्र है वह हमारा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका तंत्र है और साथ में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका तंत्र है, जिसको आप याद रखिए। तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य हैं। भारत क्या है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका वाला देश है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? सर्वोच्च न्यायालय भारत में शीर्ष पर है, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो यह भारत का क्या है, संविधान का एक एकीकृत न्यायिक सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या है, निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें हैं, उसके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय हैं और शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। किसी भी व्यक्ति को यदि अन्य निचली अदालत या फिर जिला अदालत से न्याय नहीं मिलता है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी शिकायत कर सकता है। तो इस तरह से यह क्या है, एक एकीकृत न्यायपालिका भारत का सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय सरकार में कौन कौन शामिल है? दोस्तों भारत में जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय भारत में 2 ही सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन उसके पश्चात संविधान संशोधन किया गया और भारत में एक स्थानीय सरकार की भी व्यवस्था की गई, जिनको हम शहरों में नगर पालिका कहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत। तो वर्तमान में देखा जाए तो त्रिस्तरीय सरकार है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यह तीनों ही शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व के किसी भी संविधान में दोस्तों त्रिस्तरीय सरकार नहीं है, भारत में ही सिर्फ ऐसा है कि त्रिस्तरीय सरकार है दोस्तों, क्योंकि भारत में यह संविधान में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एक गांधीवादी सिद्धांत था कि भारत में गांव तक शासन सत्ता पहुंचे, यानी कि गांवों को भी उनके हाथों में शासन दिया जाए। तो इसी वजह से त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा भारत में जो पंचायतें थीं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और संविधान में एक अलग अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जो शहर में क्या होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और संविधान में क्या 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो इस तरह से भारत में केंद्र और राज्य के साथ साथ त्रिस्तरीय स्थानीय सरकारों का गठन हो गया। पहला गांवों में
पंचायतों का और दूसरा शहरों में नगर पालिकाओं का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। और यह जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, यह मूलतः जब संविधान को हमने अंगीकृत किया था तो उस समय संविधान में यह नहीं थे, इनको बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। मूलतः संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 के का में उल्लेखित हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में इनको शामिल किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स, आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है वह मतदान करने के योग्य है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन इसको क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितनी? 18 कर दी गई। और वर्तमान में हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर भारत में किसी भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है तो वह मतदान करने का अधिकार उसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में निम्न में से किस प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है? तो दोस्तों, भारत में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। और आपको बताना है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान हैं। यह संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है और इनको हमने जर्मनी के संविधान से लिया। किससे? जर्मनी के संविधान से। तो दोस्तों, भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। यह 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित संविधान में कितना? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है जब वह स्थिति पैदा होती है किन कारणों से? युद्ध, आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से। जब कोई अशांति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगाता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में स्पष्ट दिया गया है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों, जब भारत में वित्तीय अस्थिरता होती है तब संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत का राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। दोस्तों, भारत में अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल वैसे लगाया नहीं गया है। कई राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। भारत में चीन के साथ युद्ध के समय, पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। वहीं पर 1975 और 1977 के बीच में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, इसको आप याद रखिए। और दोस्तों, आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों, यह इंडियन पॉलिटी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक सीरीज है जिसमें हम प्रतिदिन एक वीडियो को हल करते हैं और इसमें हम प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में और विभिन्न पॉइंट्स का विश्लेषण भी करते हैं। तो दोस्तों, आगे
का वीडियो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित होने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए आगे की वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वह प्राप्त होते रहें।